नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो टॉपिक देख लेते हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं धातु, अधातु और उपधातु का सामान्य परिचय हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट धातुओं के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, और वहीं बात करेंगे अधातुओं के भी भौतिक गुण क्या होते हैं। बिल्कुल आसान से तरीके से, बिल्कुल कंपेयर करते हुए दोनों का इस तरह से अपन याद करेंगे, समझेंगे, ताकि एग्जाम में पूछे जाए, चाहे इसमें अंतर पूछे जाए चाहे गुण पूछे जाए, आप उसको आसानी से लिख पाए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, 100% आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं, हमारा जो सबसे पहला है, हमने इससे पहले आपने बेसिक वाले वीडियो में जरूर पढ़ा होगा परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं तत्व की थोड़ी सी। तत्व क्या होता है? तत्व जिसमें सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण, ठीक है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, जो अविभाज्य होता है और जिसका क्या होता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। बात समझ में आ गई? पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। और तत्व होता है जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाते हैं, एक समान परमाणु, तब तत्व का निर्माण होता है। किसका होता है? तत्व का निर्माण। तत्व को हमने 3 अलग अलग भागों में बांट लिया है, 3 अलग अलग भागों में बांटा है। कौन कौन सा है देखिएगा। सबसे पहले भाग की बात करें तो होता है धातु। एक प्रकार है तत्व का, वो है धातु। दूसरा क्या है? अधातु। और तीसरा क्या है? उपधातु, ठीक है। हालांकि ये उपधातु अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं धातु किसे कहते हैं। ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, उनको हम धातु कहते हैं। और ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये हमेशा क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? प्लस आवेश आ जाता है। वही बात करें अधातु। अधातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। देगा कौन इलेक्ट्रॉन? जो धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अधातु उसको क्या कर सकती है? ग्रहण कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है, इसकी वजह से इसके ऊपर भी कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं उपधातु की। तो उपधातु में दोनों ही प्रवृत्ति होती है। देखिए उपधातु कौन से होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, यानी इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसको हम उपधातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पे धातु की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, ये सारे क्या होते हैं? धातु होते हैं। ये सारे क्या होती हैं? धातुएं। अपनी आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में 118 तत्व की बात करें, उसमें 80 से ज्यादा धातुएं हैं, ठीक है। वही बात करें अधातु, अधातु में जितनी भी गैसें होती है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सारी गैसें जो होती है वो अधातु होती है। साथ में हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, ये जो अधातु होती है, ठीक है, ये क्या होती है? कार्बन भी अधातु होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कार्बन धातु नहीं होता है, अधातु होता है। और उपधातु की बात करें तो कई बार एग्जाम में हमें उपधातु के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या होता है? बोरॉन भी होता है, यहाँ पर ध्यान रखना। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या होते हैं? ये होते हैं उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। चलिए हमने यहां देख लिया। अब हमारा मेन पोर्शन जो स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, वो है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातु और अधातुओं के अपन दोनों ही साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। धातु और अधातुओं के दोनों को ही साथ में पढ़ने वाले, धातुओं के भी हैं और इसमें अधातुओं के भी हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमें किस तरह से पढ़ना है। इसमें धातु और अधातु के गुण याद रखना तो बहुत आसान बात है, लेकिन इसके अंदर कुछ अपवाद आ जाते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन जो है पुट अप होता है, यानी क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएंगे। और इस टेबल में से आपको ये जो टेबल बात कर रहे हैं गुणधर्म वाली, इसमें से छोटे पर्सन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसके अपन भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे, यहाँ धातुओं के और यहाँ अधातुओं के। सबसे पहला भौतिक गुणधर्म है वो है चमक। धातुएं जितनी होती है वो शुद्ध रूप में उसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है, लगभग सभी धातु की। ऐसा नहीं है 100% नहीं,
लगभग जो सामान्यतः जितनी ज्यादातर जो धातुएं होती है वो क्या होती है, उसकी सतह जो होती है वो चमकदार होती है। अधातुएं होती है वो चमकदार नहीं होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती है। जैसे गैसें जितनी भी वो चमकदार थोड़ी होती है, ठीक है, नहीं होती है। लेकिन अपवाद की बात करें, यहां पर अपवाद का मतलब क्या होता है, एक अलग से, ये मतलब बाकी जितने भी रूल लगते हैं इसके अंदर वो रूल नहीं लगते। तो आयोडीन एक ऐसी अधातु होती है जो चमकदार नहीं होती। क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, उस अधातु का नाम लिखिए जो क्या है, चमकदार होती है, या कौन सी अधातु चमकदार होती है, आयोडीन। थोड़ा सा अपवाद का मतलब होता है, देखिए अपवाद का मतलब हो गया एक, बाकी सब अपन कहते हैं ना सबसे अलग, ये तो सबसे अलग है, तो वही बात है, ये सबसे अलग वाली बात है यहां पर, ठीक है। तो आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। दूसरी बात करें भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव्य, गैस, किसमें पाया जाता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं धातुएं जितनी भी होती है वो सामान्यतः क्या होती है, कठोर की बात करें ठोस अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कठोर कह सकते हैं या ठोस अवस्था में बात करेंगे, किसमें पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं ठोस अवस्था में। अवस्था की बात करें तो ठोस, यानी हालांकि बात तो एक ही है कठोरिया, लेकिन अपन यहां पर लिख देते हैं धातुएं जो होती है वो क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो इतनी कठोर नहीं होती, इतनी ठोस नहीं होती है, ठीक है, कम होती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, तीन ऐसी धातुएं हैं। देखो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं चाकू, इसका मतलब क्या, इसको चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपने, ऐसी धातुओं के उदाहरण लिखिए जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटे जा सकने वाली धातुओं के अंदर से Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, Li मतलब लिथियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, मतलब इतनी ज्यादा कठोर नहीं होती, आप चाहें तो चाकू से उसको काट सकते हैं, थोड़ी मुलायम होती है। और वही बात करें एकमात्र ऐसी धातु जो क्या होती है, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, या जिसको हम पारा भी कहते हैं। मरकरी या पारा कौन सी है, ऐसी एकमात्र धातु है, जितनी भी धातुएं 80 प्लस धातुएं हैं उसमें एकमात्र मरकरी या पारा ऐसी धातु, मरकरी कह दो या पारा कह दो एक ही बात है, ऐसी धातु है जो सिर्फ द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। मरकरी आपने देखा होगा किसमें, थर्मामीटर जो होता है, पुराने वाला जो थर्मामीटर आता था उसके अंदर जो चमकदार आपको धातु दिखाई देती थी वो क्या है, मरकरी होती है। वो क्या होती है, मरकरी होती है। वही बात करें अधातु के गुणधर्म की, अधातु ठोस भी हो सकती है, गैस अवस्था में, ठोस और गैस अवस्था में ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है, ठोस और गैस अवस्था में। सबसे कठोर धातु की बात करें यहां पे, तो सबसे कठोर धातु आपको पता है कौन सी है, हीरा। बहुत ज्यादा कठोर धातु है, बहुत ज्यादा क्या है, कठोर धातु है। और यहां पे एकमात्र अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, अधातु भी एक ही है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब पहले तो क्या होता है, देखो आघात वर्ध्यता का मतलब है उसको पीट पीट कर चद्दर बनाना। अगर जो चीजें पीटने से चद्दर बन जाती है इसका मतलब वो आघात वर्ध्य है। जैसे हम लोहे को लगातार, मान लो लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको पीटते रहेंगे तो वो फैल जाएगा और उसकी क्या बन जाएगी, एक चद्दर बन जाएगी, ठीक है। लोहे की चद्दर जो होती है उस तरह की चद्दर इसकी बन जाएगी। तो आघात वर्ध्यता का मतलब होता है पीट पीट कर चद्दर बनाना। तो धातुएं जितनी भी होती है वो लगभग क्या होती है, आघात वर्ध्य होती है, इनको पीट कर आप चद्दर बना सकते हैं। लेकिन ऐसे ही पूछ ले सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य कौन सी है, जो सबसे ज्यादा फैल जाएगी पीटते पीटते, वो है सोना और चांदी। तो सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य है सोना और चांदी। जब आपने मिठाइयों के ऊपर वर्क लगा हुआ देखा होगा, मिठाइयों के ऊपर जो चांदी का वर्क होता है उसको चांदी को पीट पीट कर इतना पतला बनाया जा सकता है, उसकी इतनी पतली चादर बन जाती है जो आपने मिठाइयों पर देखा होगा। तो उसको पीट पीट कर बनाते हैं, तो वो एक चादर बन गई, ठीक है। वहीं अधातु की बात करें तो अधातु आघात वर्ध्य नहीं होती है। इसको जैसे ही अपन क्या करेंगे, पीटेंगे तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। ये पीटने से, उसके ऊपर चोट मारने से जो चादर है नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तन्यता की। तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है खींच कर तार बनाना। या उसको क्या कर सकते हैं, खींच कर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे किसी धातु को खींचेंगे तो उससे तार बन जाएगी। तो धातुएं जितनी भी होती है लगभग को क्या होती है, तन्य होती है। देखो लगभग और एक 100% की बात नहीं करेंगे, सारे का सारा ऐसा होगा क्या, नहीं।
जैसे आप कहेंगे सर आपने तो कहा ब्रोमीन है द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसकी भी तार बन जाएगी, नहीं, लगभग जितनी भी धातुएं हैं, लगभग का मतलब होता है मोस्टली, मोस्टली जो धातुएं होती है वो क्या होती है, तन्य होती है। और सबसे ज्यादा तन्य की बात करें तो सबसे ज्यादा तन्य बात करें तो सोना, सोना इतना अधिक तन्य धातु होता है, इतनी लंबी तार बन जाती है, 1 ग्राम सोने से भी 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। बहुत, देखो कैसे पॉसिबल है, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना आप सोचो कितने का होता है, हमारा जो 1 रुपए का सिक्का होता है वो लगभग ये माना जाता है 10 ग्राम का, उसके 10 हिस्से कर दो 1 ग्राम हो जाएगा। अब उस 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, कितनी, 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। जो धातुएं होती है, धातुएं होती है वो क्या होती है, वो तन्य नहीं होती है, वो होती है भंगुर। भंगुर का मतलब क्या होता है, उनको जैसे ही पीटेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसको खींचने की कोशिश करेंगे, जैसे नमक होता है ना, नमक के ऊपर जैसे ही चोट मारोगे वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, पत्थर के ऊपर चोट मारने से वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उस तरह से धातु होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, उनकी तार नहीं बनाई जा सकती। तो आघात वर्ध्यता का मतलब होता है पीट पीट कर चद्दर बनाना, और सबसे आघात वर्ध्य धातु होती है सोना और चांदी, अधातु आघात वर्ध्य नहीं होती है। वही बात करें तन्यता की, तो धातुएं जो होती है उनको खींचकर तार बनाया जा सकता है, और सबसे तन्य धातु आपसे पूछे तो आपको सिर्फ सोना लिखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो सोना है। वही बात करें अधातु की, अधातु क्या होती है, तन्य नहीं होती है, इनको पीटकर चादर नहीं, सॉरी तार नहीं बना सकते, इनको खींचकर तार नहीं बना सकते। तो देखिएगा हमें किस तरह से याद रखना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें हमें क्या करना है, इधर जो शब्द लिखे हुए उसका उल्टा पॉइंट लगभग ये होता है, ये देखो चमकदार होती है तो ये लगभग चमकदार नहीं होती है, अपवाद आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसमें अगर ये ठोस होती है तो ये ठोस और गैस दोनों हो सकती है, ये आघात वर्ध्य होती है, आघात वर्ध्य नहीं होती, ये तन्य होती है, ये तन्य नहीं होती है। हाँ, अपवाद आपको अच्छे से याद रखना है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बात करें अगले गुण की, तो अगला गुण है चालकता। चालकता मतलब क्या होता है, जिसके अंदर से चालन हो सके। यहां पर हम किसकी बात करेंगे, चालकता दो है, एक तो हम बात करेंगे उष्मा की, एक हम बात करते हैं विद्युत की। मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर मेरे पास एक लोहे की रोड है और मैं एक तरफ से गर्म करूंगा और दूसरी तरफ से पकड़े हुए रखा है मैंने, थोड़ी देर गर्म होने के बाद में आपको पता है यहां से भी आपको गर्म लगेगी, तो वो उष्मा जो गर्मी है उसके अंदर जो गर्म किया उसका मतलब उष्मा, वो धीरे धीरे इसके अंदर से होते होते इस हिस्से तक पहुंच गई, मतलब इसके अंदर से उष्मा जा सकती है। तो जिसके अंदर से उष्मा जा सकती है उसको हम उस उष्मा का चालन कहेंगे। तो धातुएं जितनी भी होती है वो लगभग उष्मा की चालक होती है। लेकिन आप वहीं पर देखोगे, अगर आप लकड़ी ले लेते हो या प्लास्टिक ले लेते हो, एक तरफ से गर्म करोगे दूसरी तरफ से गर्म लगेगा, नहीं लगेगा, आप उसको कितनी भी देर तक पकड़ के रख सकते हो। इसलिए प्लास्टिक के हमारे जो घर के बर्तन जो होते हैं उनके हैंडल जो होते हैं वो प्लास्टिक के या लकड़ी के लगे होते हैं, क्योंकि वो विद्युत का चालन या उष्मा का चालन नहीं करते हैं, गर्म नहीं होते इसलिए, ठीक है। तो ये क्या होती है, धातुएं होती है उष्मा की चालक होती है लेकिन अधातुएं होती है वो उष्मा की चालक नहीं होती है। अधातुएं ना तो उष्मा की चालक होती है ना ही विद्युत। अब विद्युत का मतलब क्या हुआ, विद्युत का मतलब ये हुआ कि मैंने यहां से मान लो 2 प्लग लगा के लाइट के अंदर लगा दिया, वायर को आगे मान लो किसी बल्ब से जोड़ दिया, अगर वो वायर अब बल्ब ऑन करने से अगर आपने सही तरीके से कनेक्शन किया है, अगर वो बल्ब ऑन हो गया, इसका मतलब उस जो अभी आपने लगाया था, चाहे लोहे की, सोने की, चांदी की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, किसी की भी तार लगाई हो, जिसकी भी तार लगाएंगे उससे बल्ब जल जाएगा। लेकिन वहीं पर आप सिर्फ रबड़ की तार लगा दो, जलेगा क्या, नहीं जलेगा, क्या होगा, नहीं जलेगा। तो इसका मतलब है जितनी भी धातुएं लगभग होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। लेकिन अधातु ना विद्युत की और उष्मा की दोनों की सुचालक नहीं होती। लेकिन यहां पर आपको सबसे अच्छा चालक पूछे तो सबसे अच्छा एक नंबर है वो है चांदी। पहले नंबर पे कौन सा है, चांदी। दूसरे नंबर पे आता है, ध्यान रखना, कॉपर यानी तांबा। आपसे पूछ ले विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो आपको सिर्फ चांदी लिखना है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है। दूसरे नंबर पे आता है कॉपर यानी तांबा। तांबा जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहला सबसे अच्छा चालक तो चांदी है, दूसरे नंबर पे आता है कॉपर। तो हमारे घरों में अगर सभी जगह वायर चांदी की लगा दे तो इससे भी क्या होता है, हमारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ कम हो सकता है, लेकिन उससे हमारा बिल है जो लगाने का बिल है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, महंगी बहुत होती है, इसलिए हम घरों में नहीं लगाते। तांबा उसकी तुलना में सस्ता होता है, इसलिए हम सारी वायरें किसकी लगाते हैं, तांबे की लगाते हैं, ठीक है। कई जगह एल्यूमिनियम की लगाई जाती है, वो उससे भी सस्ता होता है। लेकिन कुचालक की बात करें, कुछ धातुएं भी ऐसी है जो विद्युत की कुचालक है। सबसे पहला है लेड यानी सीसा। लेड जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, धातु होता है विद्युत का कुचालक है। सबसे ज्यादा कुचालक कौन है, लेड
यानी सीसा। और दूसरे नंबर पे आता है मरकरी भी क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। मरकरी भी क्या होती है, विद्युत की कुचालक। लेकिन आपसे पूछे सबसे ऐसी धातु का नाम लिखिए जो विद्युत की कुचालक होती है, तो पहले नंबर आप लेड लिखोगे। लेड यानी सीसा, एक ही बात होती है, लेड कह दो या सीसा कह दो, एक ही बात है, विद्युत के कुचालक होते हैं। यहां पर बात करें, वैसे तो सभी की सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपर रूप होता है, ग्रेफाइट, वो एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, या कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, बाकी कोई भी अधातु विद्युत की सुचालक नहीं है, सिर्फ एक और ग्रेफाइट है। लेकिन धातु होते हुए भी कौन है कुछ सुचालक नहीं है, या कुचालक जिसको कह दो वो लेड। दूसरे नंबर पे मरकरी। तो ये आपको समझ में आ गया। चालकता हमें किसकी बात करनी है, ऊष्मा और विद्युत की। धातुएं होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जबकि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है। अपवाद सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, और सबसे खराब चालक की बात करें या कुचालक की बात करें तो लेड होता है। यहां बात करें एकमात्र अधातु होते हुए भी सुचालक है, वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है धातुओं के ऊपर चोट मारने से ध्वनि उत्पन्न करती है। आपने स्कूलों में घंटी लगी हुई देखी होगी, जैसे ही चोट मारते हैं तो उससे क्या होगी, बेल जो होती है वो भी क्या होती है, इसमें धातु की बनी होती है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस धातु की सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, धातु की सतह, उसको सोनोरस कहते हैं या ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक या सोनोरस एक ही बात होता है। सोनोरस या ध्वनिक किसे कहते हैं, धातु की सतह से क्या होता है, धातु की सतह से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, धातु की सतह से किसी दूसरी चीज से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टकराएंगे ऐसे, तो क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, उसको हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। लेकिन अधातुओं में ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होती है, वैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है जैसी धातु में होती तो है, लेकिन वैसी नॉर्मल उतनी शार्प नहीं होती, उतनी अच्छे से सुनाई नहीं देती है, बहुत मुश्किल से बहुत कम ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, या होती भी नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है कठोरता। कठोरता की बात करें तो धातुएं जितनी भी होती है वो बहुत अधिक कठोर होती है, लगभग। अगर कठोर ज्यादा है तो उसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा। अब गलनांक का मतलब क्या होता है, उसको गर्म करते रहो जब तक वो पिघलने लग जाएगी, इसका मतलब वो गलनांक हो गया। जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पर वो पिघलने लग जाएगी, इसका मतलब वो गलनांक हो गया। और गर्म करते रहेंगे, जिस पे वो वाष्प बनना पड़ जाएगा, गैस बनने में गैस में बदल जाएगी, वो उसका क्वथनांक होता है। तो जिस ताप पर कोई भी पदार्थ पिघलना स्टार्ट होता है वो उसका गलनांक होता है, जिस पर कोई भी पदार्थ गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है वो उसका क्वथनांक होता है। तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। लेकिन सीजियम और गैलियम दो ऐसी धातुएं हैं, इसको आप हथेली पर रखोगे तो ये पिघलने लग जाएगी। हथेली पर क्या हो जाती है, पिघल जाती है। ये पर्सन ऐसे ही पूछा जाएगा, ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं कि आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, कौन सी धातुएं हथेली पर रखने ही पिघलने लग जाती है, तो कौन सी होती है, सीजियम और गैलियम, दो ऐसी धातुएं हैं, इसको आप हथेली पर रखोगे तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर भी ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, लेकिन सीजियम और गैलियम का दोनों का क्या होता है, बहुत कम गलनांक होता है। वहीं बात करें अधातु जो जितनी भी होती है उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। लेकिन हीरा और ग्रेफाइट दो ऐसे अपवाद हैं, कौन कौन से, हीरा और ग्रेफाइट दो ऐसे अपवाद हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो आपसे पूछा जाए कौन से दो पदार्थ हैं अधातु जो क्या होते हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आपको पता है हीरा तो प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है, इससे कठोर पदार्थ पृथ्वी पर नहीं मिलता प्राकृतिक तौर पे। हाँ, बाद में मानव द्वारा बनाए गए वो इससे ज्यादा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से कोई भी इससे कठोर पदार्थ नहीं है हीरे से। तो जितना कठोर होगा उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही अधिक होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही क्या हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है अधातु होते हुए भी। तो हमने ये पॉइंट देख लिए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करने हैं, ये पॉइंट है, ये इसके गुण हैं, इसी तरह याद करने हैं। आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेते हो तो धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और खासकर आपको अपवाद का बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी अपवाद पर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आप इसको अच्छी तरह याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।